ठीक है बेटा, विजिबल है? ओके, चलो अब इसको कंक्लूड करते हैं फटाफट। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। चलो, रेगुलेटरी नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स, सुप्रामोलिकुलर असेंबलीज। अब ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। मॉलिक्यूल्स हैं, देन सुप्रामोलिक्यूल, एक लेवल हाई। अब इसको तुम फ्लो चार्ट में बना लोगे, कभी नहीं भूलोगे। सेल, टिश्यू, टिश्यू बनेंगे। अब यहाँ पे ऐड करो ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, हम डॉट डॉट बना दिए हैं। देन ऑर्गेनिज, एंड ऑर्गेनिज से पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन मिलती है तो कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से फिर आपका और आगे आपका बायोम तक पूरा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है कि हर हर एक लेवल पे ये क्यों लेवल बना हुआ है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती कि आप बायो में कैसे पढ़ो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता है हर एक लेवल पे आपको इंटरेक्शन करना है। आप शॉप पे गए कुछ खरीदने, अगर आप उसको बोलोगे नहीं आपको क्या चाहिए तो वो आपको क्या दिखाएगा? आपका इंटरेक्शन हो रहा है। अगर आप गाय से दूध ले रहे हो, गाय कोई मिल्कमैन है वो दूध ले रहा है, वो गाय को छुएगा नहीं, गाय के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। या मशीनरी, न्यूजीलैंड वगैरह की बात करें तो वहाँ मशीनरी सब चीज होता है, तो उस तरीके से वो इंटरेक्ट नहीं करेगा तो प्रोसेस नहीं होगी। तो इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन यहाँ से क्या है कि आपको सेंटेंस वाइज क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, इसलिए हम लोग ये सारे पैराग्राफ छोड़ते नहीं हैं। क्लियर? In the chapters under this unit, the major human physiological process like digestion, exchange of gases, blood circulation, locomotion, movement are described in cellular and molecular terms. इसलिए मैंने आपको बोला सेल रिवाइज करो एंड बायोमोलिक्यूल रिवाइज करो। अभी तो हम साथ साथ पढ़ाते चलेंगे, जहाँ पे भी जो चीजें आएंगी हम रिकॉल कराएंगे, बट आफ्टर 20th मई योर टास्क इज सेल, बायोमोलिक्यूल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो आप रिवाइज कर लोगे। The last two chapters point to the coordination and regulation of the body. अब देखो, बॉडी के अंदर सारे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी नेटवर्क की बात हो रही थी। हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो रेगुलेशन कैसे होगा? ठीक है, रत्नागिरी में सप्लाई नहीं आएगी बाहर से तो दूध बंद हो जाता है। कोल्हापुर से पता चलता है सब्जी नहीं आई तो सब्जी नहीं है मार्केट में, दूध नहीं आया तो आज दूध नहीं मिल रहा है मार्केट में। होता है ऐसा ना? तुम लोग को शायद नहीं पता हो बट होता है ऐसा। लॉकडाउन में मैंने कई बार देख लिया है। तो कई चीजें रत्नागिरी में प्रोड्यूस नहीं होती, वो बाहर से आती हैं, तो वो क्या हो गया, रत्नागिरी और कोल्हापुर के बीच में इंटरेक्शन हो गया। इज इट क्लियर बेटा? उसी तरीके से तो आप लास्ट दो चैप्टर को देखेंगे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है। आप उसमें दो तरीके से देख सकते हैं, एक न्यूरल कंट्रोल है, एक एंडोक्राइनल कंट्रोल। एक नर्वस सिस्टम है, एक हार्मोन सिस्टम है। तो दोनों जब आपके बाकी सिस्टम के साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, देन योर ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस। ठीक है, सप्लाई इंटरेक्शन, यस बेटा, सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के लिए जो इंटरेक्शन करना पड़ रहा है वो वहां पे होना। फिर एक साइंटिस्ट का दिया हुआ है, अगेन मैंने बोल रखा है जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं यूनिट के पहले उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना। जस्ट वहीं पे एनसीईआरटी में मार्क करके रखो। अल्फांसो, अब ये तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। दुनिया भर में तुम लोग अल्फांसो आम सप्लाई करते हो रत्नागिरी से। तो अल्फांसो कॉर्टी इटालियन एनाटोमिस्ट, क्या है? एनाटोमिस्ट। पहला क्वेश्चन, इटली के हैं और एनाटोमिस्ट हैं। वॉज बोर्न इन 1822। चलो बॉर्न वगैरह का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं हम लोग बेटे, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया है तो हम एक बार उसको पढ़ लेंगे। कॉर्टी बिगन हिज साइंटिफिक करियर स्टडिंग द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। दूसरा एमसीक्यू, फर्स्ट सेकंड यहीं पे हो गया, इटालियन एंड एनाटोमिस्ट, और नेम तो हो ही गया अपने आप में, एक एमसीक्यू होगा। एनाटोमिस्ट है, कहाँ पे कौन सा सिस्टम देख रहे हैं? कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मीन्स सबको पता है ना, कार्डियो मीन्स हार्ट, ब्लड सप्लाई से रिलेटेड स्टडी किया है इन्होंने। ऑफ रेप्टाइल्स, किस पे किया? ह्यूमन पे नहीं किया है, रेप्टाइल्स पे किया है। रेप्टाइल्स पता है? रेप्टाइल्स के एग्जांपल बताओ फटाफट, दो एग्जांपल लिखते रहो। लेटर ही टर्न हिज अटेंशन टू द मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। ऑडिबल मतलब सुनने में जो सिस्टम वर्क कर रहा है,
तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम रेप्टाइल में, छोटा सा यहाँ से नोट्स बना लेना टेबल फॉर्म में, अगेन आई रिपीट, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम रेप्टाइल में। फिर मैमेलियन का ऑडिटरी सिस्टम, वो कैसे सुन रहा है, हियरिंग सिस्टम ऑफ मैमेलियन, उस पर स्टडी कर लिया। इन 1851 ही पब्लिश्ड अ पेपर, रिसर्च पेपर की बात हो रही है, कोई न्यूज़पेपर नहीं होता है, ये रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च पेपर, डिस्क्राइबिंग अ स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। टर्म याद होना चाहिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आ चुका है ये टर्म, आज अभी बात नहीं कर रहे हैं इसको। ऑफ द कॉक्लिया कंटेनिंग हेयर सेल, कॉक्लिया आपके इंटरनल ईयर का पोर्शन होता है, ऑडिटरी सिस्टम पे इन्होंने स्टडी किया। तो कॉक्लिया वाले पार्ट पे कंटेनिंग हेयर सेल्स दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्सेस। पूरा भरा हुआ है बेटा एमसीक्यू, यहाँ पे आपके 8 से 9 एमसीक्यू बन गया। आंसर आ रहे हैं, स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजर्ड, स्नेक, वेरी गुड, स्नेक मत भूलना, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में आपके एग्जाम्पल करेक्ट है बेटा। अभी आपको इनके बारे में समझ में आ गया। समरी क्या है, समरी ये है कि अल्फांसो कॉर्टी इटालियन एनाटॉमिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की रेप्टाइल्स के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एंड मैमल्स के ऑडिटरी सिस्टम पे। अब रेप्टाइल पे आपकी बात नहीं है यहाँ डिटेल में, ऑडिटरी सिस्टम का और डिटेल दिया है कॉक्लिया वाले रीजन के, बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया, वहां पे बात किया है, हेयर सेल्स प्रेजेंट है, वो हेयर सेल, ये पूरी प्रोसेस में बताऊंगी जो ये कहना चाह रहे हैं, कैसे कन्वर्ट होते हैं, जो आपको सुनाई दे रहा है वो साउंड वाइब्रेशन कैसे नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट होते हैं, ये हम लोग जब ईयर के बारे में पढ़ेंगे वहां पे बात, ठीक है। द ऑर्गन ऑफ कार्टोई कॉर्टी, इसीलिए उस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया गया द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ऑन द नेम ऑफ अल्फांसो कॉर्टी एंड ही डाइड इन द ईयर 1888। 22 से 1888 मतलब 62 ये हो गए, 60 प्लस 6 66 ईयर की लाइफ उनकी रही। ठीक है बच्चों, अल्फांसो कॉर्टी हो गए कवर, श्रद्धांजलि दे दो इन्हें, थैंक यू बोल दो, आगे बढ़ते हैं। ऋषु बेटा कोई हेल्प चाहिएगी तो बता। ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर, अब जाके 1 घंटे के बाद स्टार्ट हो रहा है आपका पहला चैप्टर, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बड़ा मजा आता है बच्चों को पढ़ने, क्लियर, बहुत इंटरेस्ट आता है इस चैप्टर। सिंपल सा चीज है, आपने खाना लिया, खाना खाया एंड उसके बाद आपने एक ट्यूब सिस्टम के थ्रू उसको पूरा डाइजेस्ट किया, डाइजेस्टेड पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्शन हुआ, क्लियर, डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब हुआ एंड वेस्ट एक्सक्रीटा के फॉर्म में रिलीज हो गया, फीसेस के फॉर्म में रिलीज हो गया, क्लियर। तो हमें ये सिस्टम बड़ा प्यारा लगता है, इसमें हमें सिर्फ एंजाइम्स याद करना है, ऑर्गन्स के नाम याद करना है और स्टेप बाय स्टेप हमें चीजें पता होनी चाहिए किसके बाद कहाँ, बट ये इतना भी इजी नहीं है, 6 वाला डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट एंड डिसऑर्डर। हर ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट में आपको दिया हुआ है डिसऑर्डर, क्लियर, उसमें डिस्टरबेंस होगा इसके किसी पोर्शन में, तो किस किस तरीके के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी आपको एक पूरा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, HSD 12th में, ठीक है। तो वहां पे आपको, क्योंकि किसी ना, देखो बेटा डिसऑर्डर हो रहा है मतलब कोई भी सिस्टम आपका वर्क नहीं कर रहा होगा तभी एक डिसऑर्डर है, क्लियर, किसी सिस्टम में फर्क पड़ेगा तभी एक डिसऑर्डर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप उसका समरी देखेंगे, छोटा रूप देखेंगे और वहां पे according to mode of action, according to mechanism of disorder, according to symptoms, organs, causal organs and treatment, वो सब आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मेंशन रहेगा, ठीक है। तो चैप्टर को डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में। फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेशन ऑफ फूड, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, किस तरीके के रिएक्शंस होंगे, इसके लिए आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है बेटा, ध्यान रखना, बायोमोलिक्यूल एक जनरल रिवीजन कर लेना।
एंड देन एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड हो गया, उसको एब्जॉर्ब करना है, एंड देन उससे रिलेटेड डिसऑर्डर, इस सिस्टम के डिसऑर्डर, ये आपका समरी है। ठीक, ये इतना इजी नहीं है और नहीं हम इसको इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वी एंटर द सुंदर सुंदर फूड एंड एंटर द वर्ड ऑफ फूड। फूड खाते क्यों है, सुबह से लेकर शाम तक चर्चा चपर चपर मुंह चलता रहता है, कुछ ना कुछ खाना चाहिए रहता है। तो ये इम्पल्स कहाँ से आता है, ये आपको पता कैसे चल रहा है कि आपको भूख लगी, आपको खाना खाना है, और आप खाना खाते क्यों हो, आप व्रत रखते क्यों हो, ये क्यों क्या कैसे हमेशा दिमाग में रहना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी में पहले हम डाइजेशन से पहले एक टूर करते हैं कि व्हाट इज फूड, फूड हम चाहते क्यों हैं, फूड हम खाते क्यों हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, ये कौन है जो अर्ज इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसका इंडक्शन कहाँ से आ रहा है, आपको पता कैसे चलेगा कि फूड लगा है, ये सब चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो सिंपल सी चीज है, व्हाई वी नीड फूड, एवरीबॉडी नोज, टू गिव अस एनर्जी, टू मेक न्यू बॉडी सेल्स, सेल डिवीजन अगर अंदर चल रहा होगा तो उसके लिए हमें चाहिए फूड, न्यूट्रिटिव सप्लाई चाहिए, टू फाइट इन्फेक्शन, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहेगा अगर हम इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएंगे, एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। अब आपने एक बहुत अच्छा कॉमन सा पहली वेव, फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना के टाइम तो चल रहा था कि एशिया के लोग बहुत ज्यादा इम्यून स्ट्रांग है, ये वो, सेकेंड वेव ने वाट लगा दी। मेरे खुद के 7 लोग, मतलब लास्ट टाइम शायद 5 बताया होगा तुम लोग को, तो और ऐड कर लो तो 7 लोग की, मेरे नोन आस पास के 7 लोग की डेथ हो चुकी है, और एक आंटी अभी ऑब्जर्वेशन में है, ऑक्सीजन पे है, क्रिटिकल कंडीशन है। तो लाइक इतना ज्यादा सेकेंड वेव में सुनने को मिल रहा है यूपी और एमपी साइड से कि आप उसका लिमिट नहीं समझ सकते हो, ये कंट्रोल होते होते कई लोगों की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमारी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करने के काबिल है तो हम इस डिजीज से ओवरकम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा चार्ट देखो आप, आपकी डाइट में अगर इन चीजों को आपने इंक्लूड कर रखा है, जैसे विटामिन सी, आप सबको पता है विटामिन सी खाना, भैया गांव के लोग भी बता रहे हैं कि हम तो नींबू का पानी पियत रहनी है, तब वो हो गए, ऐसे ऐसे इंटरव्यू, मतलब भोजपुरी बोल रही हूँ मैं, हमारे साइड के लोग ऐसे बोलते हैं। तो उस तरीके के लोग को भी पता है कि हाँ नींबू लेना है, संतरा खाना है, ऑरेंजेस, संतरा खाना है, मौसमी खाना है, स्ट्रॉबेरी लेना है, इस तरीके की चीजें आपको अपने फूड में शामिल करना है। टमाटर खा लो, लीची खा लो, इस तरीके के फूड होने चाहिए। ठीक, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इतना चला गया ना, इतना नॉलेज इतना ऐड दे दिया गया कि जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, देखो पढ़ा लिखा ये पढ़ के समझेगा, अनपढ़ ये फोटो देख के तो समझेगा ना, ये फोटो देख के तो समझेगा उसको क्या क्या खाना है, ये फोटो देख के तो समझेगा। तो इस तरीके से आप पब्लिक में अवेयरनेस ला दिए। तो हमें पता है हम फूड क्यों खा रहे हैं, ताकि हमारे ये जो पॉइंट था, इसमें एक पॉइंट था, पॉइंट है इन्फेक्शन एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। उसके लिए आप, अगर आपने पूरी सप्लाई खुद ही दे रखी है, आप एक हेल्दी डाइट खाते हो, एक अच्छे से खाना खाते हो। आप देखो बेटा, बच्चों के दिमाग में आता है कि हर किसी की पहुंच में तो ये हेल्दी डाइट नहीं होता। ठीक है, डाइट के अलग अलग लेवल है बेटा। आपके फिल्म स्टार बादाम का आटा खाते हैं, बादाम के आटे की रोटी खाते हैं, आलमंड फ्लोर बोलते हैं उसको। ठीक है, या बहुत ऐसे भी नॉर्मल हो सकता है कोई खाता हो, मैं ये नहीं कह रही फिल्म स्टार, तो उनकी जो डाइट चार्ट देखोगे, कीटो डाइट वगैरह आप डालो तो उसमें आपको अलग अलग तरीके के, दैट इज नॉट अबाउट प्राइस, दैट इज नॉट अबाउट कि आप क्या खा पा रहे हो या क्या खा रहे हो। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू आपने जो खाना खाया है उसमें क्या सभी सप्लीमेंट्स थे, इसकी बात होती है। आप कुछ कम ज्यादा हो रहा है तभी तो भूख की कमी और न्यूट्रिशनल की कमी से जो डिजीज होते हैं वो होते हैं, प्रोटीन की कमी से डिजीज होते हैं वो होते हैं। लेकिन एक वो इंसान जो इन चीजों को अफोर्ड भी कर सकता है, वो भी नहीं खाता है सही से। कुछ लोगों को सिर्फ चावल पसंद होता है, वो जब उठेंगे राइस, राइस से रिलेटेड डिजीज फूड को खा लेंगे। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ ग्लूटेन व्हीट को खाना पसंद करते हैं, तो वो रोटी चपाती पराठा इसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। तो एक बार मैंने शायद तुम लोग को बताया था कि चाइनीज ईट्स रेनबो इन देयर प्लेट, उनकी प्लेट में रेनबो होता है। ठीक है, अब सिंपल सी हम बात करें कि एक नॉर्मल, हम बहुत गरीब लोगों की बात नहीं कर रहे बेटा, उसमें तो मैं भी जाती हूँ तो मैं बहुत थॉट में चली जाती हूँ कि इक्वेलिटी तो है नहीं अपने देश में, कोई बहुत गरीब है कोई बहुत अमीर है। ठीक है,
तो इक्वालिटी हो भी नहीं सकती, लेकिन एक मिनिमम लेवल तो हम मेंटेन कर सकते हैं। इतना भारत में पैसा है कि लोग भूखे ना मरे, लेकिन भूखे भी लोग मरे, पिछले 1 साल से बहुत लोग भूखे मरे। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं कि एक मिनिमम डाइट की बात करें तो वी कैन, एक नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, बहुत गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, तो दाल चावल रोटी है तो ठीक, नहीं तो सिर्फ चावल दाल या रोटी दाल, इस तरीके से आप इन दोनों में एक चीज ले सकते, आप नहीं, मतलब कोई मिनिमम ले सकता है। इसके साथ अगर उसने दही ले लिया, छाछ ले लिया, मट्ठा, तुम लोग अब जो भी बटर मिल्क वगैरह है ना उसकी बात कर रही हूँ, इस तरीके का ले लिया। फ्रूट चलो मान लिया सबकी पहुंच की बात नहीं है, और फ्रूट नहीं हुई सबकी बात, हटा देते हैं। वेजिटेबल्स भी सबको नहीं मिल रहा है, हटा दिया इन चीजों, तो भी आपको ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, एंड दिस इज अबाउट द विटामिन B12, विटामिन, ठीक है, नेचुरल आपको जो माइक्रोब्स चाहिए आपकी रूटीन डाइजेशन को प्रॉपर रखने के लिए, इतना हम कहें तो मिनिमम सप्लाई मेंटेन की जा सकती है। क्लियर? तो जो हम बता रहे थे यहाँ पे कि रैम्बो प्लेट, ये तुम्हारे जापानीज लोग जो होते हैं, जापानीज लोग जापान में जो खाते करते फूड खाते हैं वो रैम्बो प्लेट यूज करते हैं। उनके प्लेट के अंदर प्रॉपर नहीं तो एटलीस्ट वो थोड़ा थोड़ा लेंगे, लेकिन 7 कलर दिखने चाहिए, कलर्ड फूड खाएंगे। अब जो वो कलर ढूंढेंगे ना, तो ऑब्वियसली रोटी दाल का कलर हो गया, चावल का कलर हो गया, 3 कलर आपको दिख रहे हैं, तो वो कुछ फ्रूट लेंगे। इसमें अगर आपने सैलड, चलो हमने यहाँ पे तुम्हें क्राइटेरिया दे दिया कि एक के ये लेवल हो गया, एक आगे का लेवल कर लेते हैं, उसमें सैलड ऐड कर देते हैं, और वो अफोर्ड कर सकते हैं फ्रूट को। ठीक है, डेली फ्रूट, तो ये नेचुरल सप्लाई जो है वो मेंटेन रहेगी, आपकी विटामिन वगैरह की, मिनरल्स की, इन सारों की सप्लाई मेंटेन हो जाती है। तो जब वो रैम्बो खाते हैं, मैम जापानीज रैम्बो ना, हाँ बेटा मैंने कुछ और बोला था क्या? देयर डेथ रेट इन जापान इज ऑल्सो लेस, हाँ, इसलिए जब हम तुम्हें इकोलॉजी में पढ़ाएंगे तो जो सिस्टम है, जो हायरार्की है, वहां पे ओल्ड एज लोग ज्यादा हैं, तो पॉपुलेशन का जो पिरामिड बनता है उनमें पॉपुलेशन में ओल्ड एज ज्यादा आएंगे। हम लोगों का बैलेंस है, हमारी पॉपुलेशन ऐसे, क्लियर, ओल्ड ऊपर है। चलो ये सब बात बारे में बाद में बात करेंगे कि पिरामिड कैसे बनता है इस पॉपुलेशन में, उस सब में अभी नहीं जाता। तो सिंपल सी बात कि हमको फूड क्यों जरूरी है, फूड कुछ सी प्रोसेस के लिए जरूरी है, हमारे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें जरूरी है, दैट्स वाई हमें जो रिफ्लेक्स होते हैं, भूख लगना, और वो बहुत जरूरी है कि हम टाइम टू टाइम पे खाते रहें। अब ये अलग अलग पर्सन का, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग है वो क्या खाता है, ये रिलीजन्स के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है कि वो क्या खा रहा है। इसमें ये नहीं मैटर करता कि कोई नॉनवेज खा रहा है तो आप उससे बात ना करो, कोई मुस्लिम है तो आप उससे बात ना करो, ये सब मैटर नहीं करता, उन सब बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हर किसी का अपना पर्सनल डाइट है। अब इसको आप एरिया वाइज रिलेट कर सकते हो कि कोई साउथ में है, कोई कोस्टल एरिया में रहता है, कोई रेगिस्तान में रह रहा है, वहां वेजिटेबल्स होने के चांसेस ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो शिफ्ट हो जाएगा नॉन वेजिटेरियन की तरफ। जो अवेलेबिलिटी है वो उसका मेन फूड बन जाता है। ठीक है, जैसे आप कोरिया वगैरह कंट्रीज में जाओ तो चलो आपको वेज नॉन वेज मिलेगा। चाइना की बात कर लेते हैं, चाइना वाले तो कुछ भी खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, उनके सब कुछ खाने के चक्कर में अपन का ये हाल हो रहा है। तो लाइक चमगादड़ खा रहे, सांप खा रहे, बिच्छी खा रहे, सुअर खा रहे, कुछ भी खा रहे, तो दैट इज रिलेटेड उनका है कि वो क्या खा रहे हैं। तो खाना इज इम्पोर्टेंट कि आपको खाना क्यों है, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क करे। अब हम टाइम टू टाइम क्यों खाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। हम रोज क्यों खाते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम महीने भर का खाना खा के बैठ जाएं, चलो महीना ज्यादा हो गया, हम एक हफ्ते भर का जो हमारा टीचिंग जो टाइम टेबल बना दिया ऋषिकेश सर सपना मैम ने मिल के, उसमें खाने वाला पोर्शन और हम हटाएं तो शायद हम टाइम से होमवर्क कर पाए, शायद हम एक्स्ट्रा रिवीजन कर पाए। तो मम्मी से बोला, मम्मी सैटरडे संडे जो छुट्टी है ना उसमें हम खाना खाएंगे, और पूरे हफ्ते हम खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो सबको डेली का आधे घंटे 45 मिनट आराम से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से चीज क्या होगी कि ऐसा नहीं है, हमने तुम्हें बेसिक लेक्चर में अगेन आई टॉट यू इंथैल्पी एंड इंट्रोपी। ठीक है, एग्जाम्पल दिया था कि मम्मी लोग या कोई भी जो आपका घर प्रॉपर सामान जगह पे रख रहा है, चाहे कोई सर्वेंट हो या मम्मी लोग ज्यादा करती है,
कितना भी सर्वेंट हो तो भी एक बार मम्मी लोग लुक जरूर देती है। तो वो पूरा सेट की, और आपने दिन भर में डिस्टर्ब किया, वो क्या हो गया, डिस्टरबेंस। ठीक है, तो ये डिस्टरबेंस बॉडी ने यूज कर लिया, एंथैल्पी जो सेट थी, जो एनर्जी उसके अंदर रिस्टोर किया, उसको निकालते गए, उसको यूज करते रहे, तो पूरा डिसऑर्डर हो गया, सिस्टम डिसऑर्डर हो गया, अगेन इसको सप्लाई चाहिए, इसलिए हम टाइम टू टाइम फूड लेते हैं। क्लियर। लिविंग इज बीइंग, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे कि ऊंट बहुत दिन तक पानी नहीं पीता, या ये बहुत दिन तक खाता नहीं, वो सब उनकी एडाप्टेशन है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर। अ लिविंग बीइंग इज एन ऑर्डर सिस्टम, सभी कुछ क्या है, ऑर्डर सिस्टम है, एक ऑर्डर वे में चलना चाहिए। इट नीड्स निगेटिव एंट्रोपी, निगेटिव, ये शॉर्डिंगर ने बोला था, शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन भी पढ़ोगे तो शॉर्डिंगर भी बहुत अपने आप में बड़े साइंटिस्ट रहे। तो निगेटिव एंट्रोपी को फुलफिल करने के लिए, आपको फिर से एंट्रोपी को एंथैल्पी में कन्वर्ट करने के लिए, एक सप्लीमेंट वहां पे मेंटेन रखने के लिए आपको फूड का सप्लाई देना पड़ता। जैसे यहाँ सिंपल सा एग्जांपल दिया, सोलर एनर्जी खत्म किया अभी अपन ने, फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ रखा है। तो लाइट को जो ओपन सिस्टम है, सोर्स एनर्जी का सोर्स है वो सन है, ओपन है, इसको आप कभी क्लोज नहीं कर पा रहे। ठीक है, अर्थ आपकी मूव कर रही है वो अलग बात है, दिन और रात हो रहा है लेकिन सूरज कहीं नहीं जाता है, छोटी सी बात है। तो ओपन सोर्स सिस्टम ऑफ लाइट है, उससे आप के प्लांट जो ऑटोट्रॉफ है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, शुगर बना रहे हैं, शुगर अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है, अनदर मॉलिक्यूल बनते हैं फिर अलग अलग पाथवे से। वहां पे आप देख रहे हो कि यही है जो फूड चेन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। हर्बीवोर है, डायरेक्ट प्लांट रिलेटेड वेजिटेबल फ्रूट को खा रहा है। कॉर्निवोर है, तो वो किसी हर्बीवोर को खा रहा है, तो ये प्लांट्स पे है डिपेंडेंट। तो एनी हाउ कोई कुछ भी खा रहा है, सब डिपेंडेंट इस पे है। इन चीजों पे मैंने बहुत बात कर ली है, तो अब यहाँ पे हम बहुत टाइम नहीं दे रहे हैं। और हर एक लेवल पे एनर्जी यूज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ओके बेटा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पे हम देखें, जिंक दिया है, विटामिन सी दिया है, आयरन दिया है, विटामिन ई दिया है, विटामिन ए दिया है, विटामिन बी6 दिया है। तो इस तरीके के कुछ आपको सप्लीमेंट जो इम्यून सिस्टम बूस्टर, अब ये ऐसे सप्लीमेंट है जो आपकी इम्यून सेल के फॉर्मेशन पे, इम्यून सेल के फंक्शन पे, इम्यून सेल के इंटरेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा? तो आपने ये सप्लीमेंट अगर ऐड कर दिया तो आपकी जो डाइट है वो इम्यून रिच डाइट हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात। Why do we need food? Again एक स्लाइड है, फूड कंटेन न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी के लिए, बायोमोलिक्यूल के टाइम में बताया है, प्रोटीन्स बिल्डअप के लिए, टू ग्रो, फैट स्टोर फॉर्म में, जो आपको वॉलेट वाली एग्जांपल बता रखी है, वो सब चीजें हो गई। मिनरल्स, कैल्शियम टू हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स, कहीं ना कहीं कंपोजिशन में, इंटरेक्शन में, फंक्शन में रोल प्ले करते हैं। विदाउट मिनरल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपने कई मिनरल्स देखे वो सिंथेसिस में पार्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो, विटामिन हेल्दी रहने के लिए आपको जरूरी है, तो इस तरीके से आपको चाहिए। अब जो फॉर्म है पॉलीमर का मोनोमर में कन्वर्ट, यही है डाइजेशन। डाइजेशन ऐसा नहीं है कि आपको ग्लूकोज चाहिए तो आप ग्लूकोज खा लो और हो गया, डाइजेशन की नीड ही नहीं है, सेल तक ग्लूकोज पहुंच गया। या आपने ऐसे ऐसा सप्लाई दे दिया कि हर सेल को आप खाना, हर सेल बाहर निकल रही है और खाना खा रही है, अंदर जा रही है, ऐसा भी नहीं है। आपका सिस्टम खाना खा रहा है, सिस्टम डाइजेस्ट कर रहा है, देन ब्लड उसको सप्लाई में ले जा रहा है, और तब जाके वो सेल तक पहुंच रहा है। तो जो आपने एंटर कराया दैट इज पॉलीमर, एंड जो आपने डाइजेस्ट कराया दैट इज मोनोमर। तो एक सेल कभी रोटी नहीं खाती, फनी लग रहा होगा सुनने में, लेकिन आपको इतना अपने ब्रेन को ओपन करना है। एक सेल रोटी नहीं खाएगी, एक सेल रोटी के अंदर प्रेजेंट सिंपल शुगर को खा रही है। अब एक छोटी सी बात बोलते बेटा, आपने कभी रोटी चपाती सुना है ना? रोटी समझ में आता है ना मतलब? रोटी चपाती बिना कुछ लगाए खाया है क्या किसी ने? बिना कुछ लगाए, बिना किसी चीज के साथ, एक कौर दो कौर, या मम्मी गरम गरम सेक रही है तो मन कर जाता है, भूख लगी है, तोड़ के खाते हैं। क्लियर? उसका कोई टेस्ट समझ में आता है? स्वीट, स्वीट टेस्ट तुरंत नहीं समझ में आया, और नहीं जो लिख रहा है वो आज क्या करना, रोटी का एक टुकड़ा लेना और आराम से उसको मिनिमम कहते हैं 32 टाइम चबाना चाहिए। आपके 32 दांत होते हैं,
ठीक है, 32 दांत प्रेजेंट है, सबके होते हैं। ह्यूमन जब विजडम टीथ आ जाता है तो टोटल नंबर ऑफ टीथ हो जाते हैं 32। हर एक टीथ को एक चबाना, एक बार च्यू करना, तो 32 टाइम्स आपको मिनिमम च्यू करना चाहिए हर बाइट को। अब बोलोगे मैडम अभी तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक था कि हफ्ते में एक बार खा लो और उसके बाद होमवर्क करने में लग जाओ। अगर हम 32 टाइम्स च्यू करेंगे तब तो हो चुका। लोग नहीं करते बेटा, नहीं करते, तभी तो आगे एज ग्रुप बढ़ते बढ़ते प्रॉब्लम आता है, हेल्थ इश्यूज आते ही इसलिए क्योंकि हम कुछ भी बहुत प्रॉपर तरीके से करते नहीं है। मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, कितने लोग होंगे जो पीते होंगे। तो कुछ चीजें हमें करनी चाहिए बट हम करते नहीं। डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, बट लोग करते नहीं है। वॉक करना चाहिए, करते नहीं है। तो वही चीज है कि ये करते नहीं है। आज क्या करना, चलो 32 टाइम्स नहीं करना, 20 टाइम्स रोटी का एक टुकड़ा लेना और उसको च्यू करके देखना, करते जाना, चबाते जाना, दांतों के बीच में बढ़िया सा मैकेनिकल डाइजेशन करना, उसमें सलाइवा को मिक्स होने देना। अब ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, वो यहाँ पे बक्कल कैविटी में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाई यू फील, यू टेस्ट स्वीटनेस, आपको स्वीट लगेगी। वो अकेली रोटी भी मीठी लगती है। ठीक है, करके देखना आज से, फिर बताना मुझे कर। तो वो क्या हुआ, वो वहां पे डाइजेस्ट हुआ। दैट इज नॉट लाइक कि कन्वर्जन हो गया पूरा, यहाँ पे सिर्फ 30% डाइजेशन हो। करेंगे इन सब बातों में, आगे बात करेंगे। बट अभी क्या समझना है कि पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्लूकोज आप सबको पता है कि एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होता है। यस बेटा, ट्राई करना। प्रोटीन, अमाइनो एसिड उसका मोनोमर फॉर्म हो गया, यूज टू मेक अवर ओन एंजाइम्स एंड अदर बॉडी प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, कॉन्जुगेटेड हो सकता है। ठीक है, सब पढ़ के रख देना एक बार में। फिर लिपिड्स, फैट्स हैं, वैक्सेस हैं, ऑयल्स हैं, जो भी आप सप्लाई में यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स हैं। फैटी एसिड चेन, ग्लिसरीन, ये इसके मोनोमर हो गए। ग्लिसरॉल जो आप बोलते हो, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक, स्टेरॉइड्स को यहाँ नहीं मेंशन करना। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से ही मैंने फॉर्मेशन ऑफ लिपिड बताया हुआ है, याद हो, एस्टर बॉन्ड बनता है। अगेन ये क्वेश्चन भी रिवाइज कर लो। सिर्फ फॉर्मेशन रिवाइज कर लोगे अभी ना तो भी काम चल जाएगा तुम्हारा, तो वो बॉन्ड वाला पोर्शन रिवाइज कर लेना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, वो रिवाइज कर लेना। इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स। यूज्ड फॉर सेलुलर एनर्जी एंड एनर्जी स्टोरेज, यूज्ड टू मेक सेल मेम्ब्रेन, स्टेरॉइड हार्मोन, ये इसके फंक्शंस हो। अभी फंक्शन में बहुत मत घूमना, सिंपल सी चीजें समझो। कुछ चार्ट मैंने डाल दिया, इनको पढ़ लेना फुर्सत से। कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, सेलेनियम जो बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है, इसको भी अभी कोरोना ने वेटेज दिला दिया है। ठीक है, तो सेलेनियम इज ऑल्सो यूज फॉर द इम्यून बूस्टर, देखो यूज बाय द इम्यून सिस्टम, जिसको जिंक डोमिनेट करके रखता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके की हमें सप्लाई फूड में अब ये नेचुरल रिसोर्सेज दिया हुआ है। कुछ आपको कुकिंग नहीं करके लेना है, मतलब कुकिंग तो लगेगी, कुछ आपको लेबोरेटरी में नहीं बनाना है, ये सब नेचुरल सोर्सेज में। जैसे टैबलेट की बात कर ले, कुकिंग नहीं, टैबलेट की सप्लाई बात। ठीक है, तो टैबलेट में हम नहीं, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल जो लेते हैं उसमें देखोगे कभी उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा करो। अब तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो तो ये तुम्हारे हैबिट होना चाहिए। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जो आज तक किसी चीज का कोई उनके सामने टैबलेट की स्ट्रिप आई तो उन्होंने इंग्रेडिएंट देखा हो। कोई फूड लेते हैं, हॉर्लिक्स पीने जा रहे तो हॉर्लिक्स के डिब्बे पे इंग्रेडिएंट पढ़ा हो, बॉर्नविटा डाला तो उसका इंग्रेडिएंट पढ़ा हो। कभी कभी होना चाहिए। ठीक है, ये इंडिकेशन है कि आपका उस साइड इंटरेस्ट है। आकाश नेवर, बेटा ये आना चाहिए, अंदर होना चाहिए। ठीक है, पढ़ो। बिस्लेरी की बोतल भी लोगे ना तो भी उसमें आपको मिनरल्स के इंग्रेडिएंट देखेंगे। आइसक्रीम खरीद रहे हो ना तो आइसक्रीम का भी इंग्रेडिएंट होता है, तो ट्राई टू फोकस ऑन दैट। तो इसी तरीके से आप जब कोई ऐसी मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल टैबलेट लेते हो तो उसके अंदर इनके इंग्रेडिएंट आपको दिखेंगे कि एक टैबलेट में कितना कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। क्लियर? तो इस तरीके से, और इनके रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी नोट डाउन कर लोगे तो अच्छा है, आगे हम पढ़ाएंगे उसको। थोड़ा ही बहुत, इसको बस एक बार देखना है। ठीक है, फिर यही आप देख रहे हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम। ये आपको लगता होगा कि ये सब केमिकल है, ये तो पीरियोडिक टेबल में है,
इनकी अपनी क्या नीड है। सैनिटाइजर के लिए रीड किया था, वेरी गुड, करना चाहिए। ठीक है, विटामिन सब बोलते हैं, विटामिन विटामिन विटामिन, हमें पता है विटामिन हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं हो सकते हैं, तो हमें इनके लिए हमेशा फूड सोर्स लेना पड़ता है। क्लियर। मैच्योर हो सकते हैं लेकिन फॉर्मेशन नहीं हो सकता। मैच्योरेशन मैक्सिमम विटामिन का लीवर में होता है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन। ठीक, करेंगे इन सब पे बात। तो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं मेटाबॉलिज्म में, कई सारे। आपने देखा कि फंक्शन के लिए आपको विटामिन के सप्लीमेंट की नीड होती है, तभी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर चल सकती है, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट देना होता है। इसी तरीके से ये छोटे क्लास से पढ़ते आए होंगे, अभी परसों ही मैंने अपने बेटे को होमवर्क कराया है, विटामिन ए बी सी डी ई के तक कहाँ से क्या सोर्सेज है, रिसोर्सेज लिख रहा था वो। ठीक है, और उसको थोड़ा सा रहता है, मम्मी कुछ अलग बताओ, मम्मी ये तो सब लोग लिखेंगे, वीट फ्रूट तो सब लिख रहे हैं, कुछ अलग बताओ, ऐसा रहता है। तो थोड़ा सा मतलब फोकस्ड वे में तुम भी देखोगे तो ये रोल्स और नेचुरल सोर्सेज, इनके प्रिंट आउट भी ले सकते हो अगर बाहर जाओ, अदरवाइज जस्ट नोट डाउन करना। अभी ये सब अपना प्रोसेस वाले पोर्शन का नहीं है, लेकिन पूरी प्रोसेस के लिए हम फूड से क्या क्या ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडियन फूड इम्यून बूस्टर की तरह काम आया, वो क्यों आया, क्योंकि हम स्पाइसेस यूज करते हैं। इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, आधे कुछ इसमें होंगे जो तुम पहचानोगे भी नहीं। ठीक है, मम्मी को ले जाके आज की नोट्स का ये इमेज दिखाना, मम्मी सबको एक्सप्लेन कर देंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होते, उन सब के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू है, कुछ ना कुछ फैक्टर है जो हमें बूस्टअप करती है, हमें स्ट्रांग बनाती है। जैसे हल्दी का सबको पता है, हल्दी दूध शायद मैक्सिमम लोगों ने, तुम लोगों ने पिया हो। ठीक है, उसी तरीके से इलायची का होता है, दालचीनी है, दालचीनी का होता है, ये मुलेठी है, बुखार इससे उतरता है। ठीक है, लौंग से दांतों के दर्द में या कई सारे पेन किलर की तरह यूज होता है। बड़ी इलायची, इन सब का अपना अपना रोल है। अदरक को देखा होगा, खांसी कफ के लिए अदरक यूज करते हैं। तो हम इसलिए क्योंकि हम इतनी डाइवर्सिटी में मसालों को यूज करते हैं डेली फूड में, बहुत ज्यादा भी नहीं मसाला खाना चाहिए, लेकिन विदाउट मसाला भी नहीं खाना चाहिए। ऑनियन का अपना रोल है, गार्लिक का अपना रोल है। तो जो जैन लोग होते हैं ना, जैन लोग फूड नहीं खाते हैं लहसुन प्याज वाला। ठीक है, उनको कुछ कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो गार्लिक के कमी से होता है, वो डिजीजेस उनमें दिखती हैं आफ्टर 40 प्लस में। तो क्यों? क्योंकि वो उनका रिलीजियस है, वो नहीं खाते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का लिख लेना। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो भी आपके फ्री रेडिकल्स रिलीज हो रहे हैं ना, फ्री रेडिकल पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में? यही पे एंड करेंगे आज का लेक्चर। केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल देखा है? फ्री रेडिकल पढ़ाया सर ने केमिस्ट्री में, एक्टिविटी उसका प्रोसेस सब पता होगा, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। वेरी गुड, पढ़ाया। तो फ्री रेडिकल को फ्री ना रहने के लिए बाइंड करने में उनको एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनकी भी सप्लाई बहुत जरूरी होनी चाहिए। कोकोनट वाटर आपका बहुत अच्छा होता है इसके लिए, विटामिन सी ई ये सब एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बेस्ड लिख लेना आज, कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका बेस बनाएंगे कि वाई वी ईट फूड। यहाँ से डिजीज सिस्टम का भी बेस स्टार्ट हो जाता। ठीक है, फिर आप इसको भी मैं ऐड कर दूंगी, देख लेना। टू वे डाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब और ब्लाइंड सेक मॉडल। तो टू वे वाला मतलब दो वे, एक ही पोर से दो वे है, दो रास्ता है, अंदर भी जा रहा है बाहर भी आ रहा है, तो ये कैसा हो जाता है? टू वे डाइजेशन। क्या है एग्जाम्पल, इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लाइंड सेक। ट्यूब विद इन ट्यूब, एक माउथ एक एनस, एक से एंटर गया, डाइजेशन हुआ, एग्जिट हुआ दूसरे से, तो ये कैसा है? वन वे। तो यहाँ तक मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी। अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों, बढ़िया से इसको पढ़ो, इसको माइंड में सेट करना, और कल अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर वे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन। आप ह्यूमन के अंदर आ जाओ, इम्पोर्टेंस समझो, और फटाफट जाके अच्छे से हेल्दी डाइट लो, खाना खाओ। अचर पचर जंक फूड ये सब नहीं खाते, जो आपकी बॉडी मना करती है, लेकिन आप रोज रोज खाते होगे, बाहर निकलते हो तो खाते हो, तब अभी नहीं खाते होगे, मैं ऐसा नहीं कह रही, बट सबको पसंद होता है जंक। चलो, और वो रोटी वाला एक्सपेरिमेंट करके बताना मुझे। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, खुश रहो मस्त रहो, और एक्सरसाइज सॉल्व कर लो फटाफट सब।